1903 का एक केस हुआ था जो आज भी जेआरबी के एग्जाम में कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाता है। एक लड़के ने प्रॉपर्टी गिरवी रखकर लोन लिया, लेकिन पैसा कभी वापस नहीं गया। लैंडर कोर्ट गया और केस हार गया। कोर्ट ने बोला लोन बनता ही नहीं था। तो ये सुनकर के लैंडर का तो बुरा हाल हो गया, क्योंकि सारा का सारा पैसा डूब गया। अब वो चीज भी समझेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक क्वेश्चन पूछूंगा एंड में, जिस पर मेजॉरिटी ऑफ जेआरबीएंस अटक जाते हैं। चैप्टर 22 मॉड्यूल बी का टाइप्स ऑफ बोरोवर से डील करता है। टोटल 8 तरह के बोरोवर होते हैं। तो बैंक जब भी डील करता है बोरोवर्स के साथ, तो कुछ एक चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले इंडिविजुअल के केस में 3 चीजों का ध्यान रखना होता है कि एज 18 साल से ज्यादा हो, साउंड माइंड का हो, यानी कि पागल ना हो, बिल्कुल ठीक ठाक हो दिमाग से, और तीसरा कि इनसॉल्वेंट ना हो। और हाँ, केवाईसी तो करना ही करना है। सेकंड है सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो, इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर के बीच में एज सच डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ फर्क ये होता है कि सिंगल पर्सन जब अपने नाम पर कंपनी चला रहा है तो अकाउंट कंपनी के नाम पर ओपन होगा, जिसके लिए कम से कम 2 प्रूफ चाहिए। लेकिन लायबिलिटी जो होती है वो पर्सनल होती है, यानी कि जिस पर्सन का फर्म है उसकी अपनी पर्सनल लायबिलिटी होगी। थर्ड है पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स एक कॉमन मोटिव के लिए आपस में इकट्ठे होते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, और उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि उनके पर्सनल एसेट्स भी लायबल होते हैं और जो पैसा उन्होंने कंपनी में डाला वो भी लायबल होता है। एंड पार्टनर्स एजेंट की तरह काम करते हैं, एक दूसरे का काम एक दूसरे को बाइंड करता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म को बैंक तभी लोन देता है अगर वो रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो बैंक लोन नहीं देता, क्योंकि आप उस अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकते। फिर बात आती है एलएलपी, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के बारे में। अब उस केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड, और इसके लिए अलग से एक्ट है 2008 का, और इसमें पार्टनर्स की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती। जो पैसा उन्होंने फर्म में डाला सिर्फ वही लायबल होता है। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होती है इन केस ऑफ द एलएलपी। फिर बात आती है एचयूएफ, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो फैमिली का जो एल्डेस्ट मेल या फीमेल मेंबर है, दैट विल बी कॉल्ड कर्ता। बाकी के मेंबर्स होते हैं को पार्टनर्स। और कर्ता के पास पावर है कि वो प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले सकता है अगर वो फैमिली के बेनिफिट में है और अगर लीगल नेसेसिटी है, और कर्ता के ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। अगर कर्ता ने कोई चेक इशू किया तो उसकी स्टॉप पेमेंट कोई और नहीं, को पार्टनर नहीं कर सकता। एंड बैंक जब एचयूएफ को लोन देता है ना, तो बैंक सभी को पार्टनर्स के साइन करवाता है ताकि उनकी पर्सनल लायबिलिटी भी बने। सिक्स्थ है कंपनी। अब कंपनी के केस में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है कि कंपनी बाहर की दुनिया के साथ कैसे डील कर रही है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बताता है कि कंपनी के इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस क्या है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, जो बेसिकली कंपनी का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, कॉमन सील यानी कि सिग्नेचर होती है। कंपनी एक अलग लीगल एंटिटी है, अपनी खुद की उसकी स्टैंडिंग होती है। कंपनी सबको बाइंड कर सकती है, खुद को बाइंड कर सकती है, अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले सकती है। मैनेजमेंट अलग है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, ओनरशिप अलग है, ठीक है, और कंपनी की लीगल एंटिटी अलग है, और इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, राइट, यानी कि कंपनी की कभी डेथ नहीं होती अनटिल और अनलेस कंपनी को लीगली लिक्विडेट किया जाए। एंड सेवंथ है क्लब, ट्रस्ट। अब इनके केस में आप इनकी डीड देखते हो जिसके साथ इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। अब वही मेन डॉक्यूमेंट है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। अब जो ट्रस्टीज होते हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ मैनेज करने के लिए चीजों को काम कर रहे होते हैं। और अब वही 1903 वाला केस, दैट वाज मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास। तो धर्मोदास जो था एक्चुअल में वो माइनर था। तो अगर आप माइनर के साथ डील कर रहे हो तो ध्यान रखना, माइनर की कैपेसिटी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो पाए, और माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है अब इनिशियो, बिल्कुल शुरुआत से उसको खारिज माना जाता है। आप माइनर को बाइंड नहीं कर सकते, माइनर खुद को बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है, अनटिल और अनलेस वो उसकी लाइफ नेसेसिटी को लेकर के अगर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। अदरवाइज अगर आपने माइनर को कोई भी लोन दिया, चाहे उसने यस बोला हो, चाहे उसने अपनी एफडी की सिक्योरिटी दी हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी गारंटी हो, अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा तो वो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल वॉइड है। तो बैंक माइनर को लोन नहीं दे सकता। लेकिन हम माइनर के बिहाफ पर अगर गार्डियन को लोन चाहिए, जैसे मान लो कि एफडीआर है, गार्डियन के पास है एफडीआर और अंडर गार्डियन एफडीआर, तो उसके केस में गार्डियन लोन ले सकता है फॉर द टेक केयर ऑफ द माइनर, लेकिन नॉट द माइनर इटसेल्फ। माइनर को लोन नहीं दे सकते। तो 3 बातों का आज की वीडियो में ध्यान रखना है कि माइनर को लोन दिया तो वॉइड अब इनिशियो, पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी कि एक दूसरे को बाइंड करते हैं, और सिर्फ रजिस्टर्ड फर्म को ही लोन दे सकता है बैंक, अनरजिस्टर्ड फर्म को लोन नहीं देता है। और कंपनी के केस में अगर लोन लेना है तो एक प्रॉपर रेजोल्यूशन होगा, कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो अलाउ करता हो, एंड जो ऑथराइज पर्सन होंगे वो एग्जीक्यूट करेंगे डॉक्यूमेंट्स को। और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड सीओआई यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और चैप्टर 22 से रिलेटेड ही टोटल 100+ वन लाइनर का सेट है। अगर आपको वो वन लाइनर चाहिए तो अभी के अभी कमेंट करो वन लाइनर, आई विल बी शेयरिंग द लिंक विद यू। और हाँ, डेली अपडेट्स के लिए भी हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 8360944207, वहां पर लिख करके व्हाट्सएप करो जेआरबी अपडेट्स, आपको 1-to-1 सभी अपडेट्स आएंगे, नो स्पैमिंग एट ऑल। ये रील सीरीज है, इसको मिस ना करना, अगले कुछ एक दिनों में पीपीबी पूरा का पूरा खत्म कर देंगे।